नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। बॉस्टन से सतीश झा। कोरोना का तीसरा वेव शुरू हो चुका है। इसका नाम कुछ अजीब सा दिया गया है। शुरुआत हुई B11529 से और अब उसको ग्रीक अल्फाबेट में एक नया नाम दिया गया है, ओमिक्रॉन। आपने ओमेगा का नाम सुना होगा। ओमेगा का अर्थ होता है कि जो बहुत बड़ा हो, मेगा। ओमिक्रॉन यानी कि जो बहुत छोटा हो। ये ग्रीक की जो अक्षर प्रणाली है उसमें इसका 15वां नंबर है ओमिक्रॉन का। इसके पहले जो 24 अक्षर जो हैं ग्रीक में, उसमें से 12 के नाम पे 12 दूसरे वेरिएंट जो हमारे कोरोना के हैं उन पे नाम दिया जा चुका था। डेल्टा काफ़ी उसमें उसका नाम काफ़ी पॉपुलर हो गया था और उससे डेल्टा एयरलाइंस थोड़ी मुश्किल हुई थी। लेकिन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा के साथ करते करते 12 तक पहुंच चुके थे वो। उसके बाद वाला होना चाहिए था, न्यू होना चाहिए था, NU। लेकिन न्यू लगता था कि वो न्यू लिखाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि न्यू ठीक नहीं लगेगा। उसके बाद XI जो Z था, जिससे जैसे जालोफोन वगैरह होता है उस तरह की आवाज़ थी। लेकिन जैसे जानते हैं Z को शी की तरह कहते हैं, जो कि चीन के राष्ट्रपति का नाम भी वही है। तो उसके बाद जो 15वां जो उनका अक्षरमाला में जो अक्षर है ओमिक्रॉन, उसका नाम दिया गया इस नए वेरिएंट को। अब क्यों ग्रीक भाषा में सारे नाम दिए जाते हैं, ये आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पूछिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूछिए इस बात को। लेकिन ये तय किया गया कि ये ज़्यादा आसान है क्योंकि ग्रीक अक्षरों का इस्तेमाल शायद दुनिया में ज़्यादा कम होता है अंग्रेजी और तमाम अक्षरों के सामने। तो कुछ प्रचलन ऐसा है कि विज्ञान में तमाम चीज़ें जो हैं वो ग्रीक नामावली के साथ चलती रही। तो अब इसका नाम हो गया है ओमिक्रॉन। अब इसका कहना आसान नहीं है। बाइडेन भी उन्होंने कुछ ठीक से उसको बोला नहीं था। तो जैसे ओमेगा है वैसे ओमिक्रॉन है, और ये ग्रीक की जो वर्णमाला है उसमें इसका 15वां नंबर आता है। इसे छोटा ओ मान लीजिए आप, और ओमेगा बड़ा ओ है, ये छोटा ओ हो गया। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि जो नया वेरिएंट आया है इसके बारे में सरकारों को क्या करना चाहिए। अमेरिका में जो मोटी राय डॉक्टर फाउची की है वो ये है कि हमें इसमें एक नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हम अब तक करते आए हैं वही करते रहें, और उससे ही सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा। तमाम और दो इश्यू हैं यूरोप के, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। उन्होंने भी कोशिश तो वही की है, मास्क पहनने के अलावा, दूरी के अलावा और टेस्ट करने के अलावा और कुछ और कर नहीं सकते। तो आम लोगों ने कहा है यात्राओं पर नियंत्रण मत करें, उसको भी फायदा नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जो नुकसान है ज़्यादा नहीं है। जहाँ साउथ अफ्रीका में देखिए, जहाँ भी इससे मौत या कोई जो भयानक जो उसके नतीजे हैं वो ऐसे नहीं निकले हैं जो कि पहले दौर में या दूसरे दौर में आए थे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास 1.5 साल का अनुभव है इससे जूझने का, समझने का। इसको कायदे से बिना पैनिक के इसके साथ एक सही तरीके से लड़िए। तो फिर सब मिला के बात आती है कि जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनको कैसे स्क्रीन करें। तो जिन देशों में इसका प्रकोप हुआ, खासकर साउथ अफ्रीका में जहाँ इसकी पहली बार पकड़ वैज्ञानिकों को मिली, वहाँ से जिस देश में लोग जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के कई हवाई जहाज, वहाँ से जो हवाई यात्रा बंद कर दी गई है। कई देशों ने उसको मना कर दिया और जाहिर है कि उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। लेकिन कई और 5-6 देश जो अफ्रीका के हैं, वहाँ से आने वालों को तमाम दुनिया में हर जगह क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन जो लोग साउथ अफ्रीका से किसी और देश से होकर आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए कई देशों ने ये शुरू किया है कि सबसे पिछले 15 दिन के उनकी यात्रा का विवरण पूछा जाए। लेकिन कई राज्यों ने भारत में कोशिश की है कि अपने नए अलग अलग नियम बनाए।
नियम बम्बई के अलग हैं, दिल्ली के अलग हैं, बंगलोर के अलग हैं, तमाम राज्यों ने अपने अलग अलग तरह के नियम बनाए हैं। बम्बई में शुरू से ही चल रहा था कि अगर आप देश के किसी हवाई अड्डे से, हवाई जहाज से आ रहे हैं, हवाई अड्डे से आ रहे हैं, तो भी वहाँ के आप दिखाइए कि वहाँ आपके पास आपने टीका लगाया है कि नहीं, और उसके साथ आपके पास कोई PCR कोई टेस्ट वगैरह है या नहीं। दोनों में से कम एक चीज़ होना ज़रूरी था। ये उन्होंने आने वाले यात्रियों के लिए भी ऐसा किया। आमतौर पे होता है कि जब आप जाते हैं हवाई जहाज से किसी दूसरे शहर जाते हैं, उसके पहले पूछा जाता है। जब वहाँ उतरते हैं तो वो लोग नहीं पूछते, लेकिन कुछ देशों में ऐसा चलन है कि वहाँ आने वालों से पूछते हैं। कुछ देशों में ये है कि सब जाने वालों की बात होती है। अब देश में ऐसा है कि बम्बई में आने जाने वाले दोनों से पूछते हैं, जबकि दिल्ली में ज़्यादातर सिर्फ जाने वालों से पूछने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि अभी तक कोई हम ऐसा नियम बना नहीं पाए हैं कि कैसे हम कोरोना से जूझें, और इसके नए वेरिएंट आते रहेंगे। मेरा मानना है कि ये जो आने वाले समय में जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, जो जैविक जो लड़ाई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, तमाम देश इसमें सक्रिय होंगे, और इसको लेकर के हमें नई नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। इससे कैसे जूझें हम, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक नीति की तरह देखना पड़ेगा कि हम कैसे करें कि जो भी संक्रमण हो उसको हम सही समय पर रोक सकें। दूसरा ये है कि जब आप इस तरह का कुछ भी काम करते हैं तो उसमें एक चूंकि नई चीज़ है तो कुछ गलतियां होंगी। उन गलतियों को हमेशा सुधारते रहना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी कि जैसे कोई गलती हो उसको समझने के लिए उस तरह के लोग चाहिए जो ठंडे दिमाग से सोच सकें और घबरा के कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे अर्थव्यवस्था को और तमाम लोगों को असुविधा हो। और इसके लिए अभी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय जो एक मानक नहीं बना है। ऐसा नहीं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कह दिया कि आप ऐसे करें और सब देशों ने मान लिया। अमेरिका का अपना एक अलग तरीका रहा है, यूरोप के हर देश में अलग अलग तरह के तरीके अपनाए गए, तमाम देशों ने अपने हिसाब से इस पे काम किया। लेकिन जो ये संक्रमण है ये हमारे बीच ये बहुत लंबे दौर का तक चलने वाला है। इसमें वेरिएंट्स आते रहेंगे, और जैसे आप देख रहे हैं कि कभी उनकी जो तीव्रता है ज़्यादा होगी, कभी कुछ कम होगी, लेकिन वेरिएंट्स आते रहेंगे। पहले फ्लू था, अब ये मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन से जो मृत्यु दर है वो फ्लू से मृत्यु दर से कम हो गई। यानी कि जिन्होंने टीका लगाया है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने बूस्टर शॉट लिया है उनको घबराने की और भी कम ज़रूरत है। यानी कि अभी जिन लोगों ने 3 शॉट लिए हैं, अमेरिका में आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने 3 शॉट लिए हैं वो ठीक ठाक हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। जिन्होंने 2 शॉट लिए हैं उनको भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने टीका नहीं लगाया है उनको थोड़ा ज़्यादा परेशानी होगी। एक बड़ी बात बाइडेन ने कही है कि अमेरिका की जिम्मेदारी है कि दुनिया भर में इस महामारी से, इस संक्रमण प्रकोप से दुनिया को बचाने की कोशिश करे। ये पहली बार मुझे लग रहा है कि मार्शल लॉ के बाद, मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा, मार्शल का जो यूरोप में जो विकास के लिए उन्होंने प्लान बनाया था, मार्शल प्लान का, तो मार्शल प्लान के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने कोशिश की है कि दुनिया में एक बीमारी से लड़ने के लिए या किसी भी ऐसी परेशानी से लड़ने के लिए एक नारा दिया हो राष्ट्रपति के स्तर पे कि अमेरिका को ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक ये बीमारी कहीं भी रहेगी उसका असर कहीं हो सकता है। अगर ये बीमारी किसी भी देश में होगी अमेरिका पर असर पड़ेगा, और अमेरिका के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि दुनिया भर को वो वैक्सीन दे सके। इसके लिए कोशिश करेंगे कि वो नया प्लान बनाए। तो बाइडेन का ये खुद कहना राष्ट्रपति के तौर पर बहुत बड़ी बात है। इस बारे में तमाम बहस हो रही थी पिछले कई महीनों से। जो गरीब देश हैं वहाँ टीके नहीं पहुँच पा रहे हैं, वैक्सीन नहीं पहुँच पा रही है, और उसके पहले भारत ने काफ़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात की थी, लेकिन वो अभी तक अपने देश में भी आधे नागरिकों को
अगर आप दोनों वैक्सीन मिला के देखें, उनको टीका नहीं लगा पाया है। तो जब अमेरिका ने एक ये पहल की है इस बार, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये हृदय परिवर्तन नहीं, ये नीति का परिवर्तन है। इस नीति में अमेरिका कोशिश करेगा कि जो अगले दौर की जो लीडरशिप है, जहां तमाम देश उसके लिए खड़े नहीं हो सकते, अमेरिका लीडरशिप देना चाहेगा। और ये ट्रंप से बिल्कुल अलग तरह की बात हो रही है। ट्रंप के समय में अमेरिका ने ऐसी कोई पहल नहीं की कि और देशों को मदद करे वैक्सीन लगाने में, लेकिन अब बाइडेन ने कहा है कि वो वैक्सीन के मामले में दुनिया में अमेरिका को पहल करने के लिए इसकी व्यवस्था को तैयार करेंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें ये लगता है कि अगर अमेरिका ऐसी पहल करे, उसके पास इतने साधन हैं कि वो कम से कम गरीब देशों के लिए ये चीज़ें मुहैया कर सकता है। और उससे चूंकि आज अगर बीमारी किसी कोने में दुनिया के है तो वह दुनिया भर में पहुंचेगी। ये इसका एहसास जो हुआ है वो अपने बहुत बड़ी चीज़ है। मैं सोचता हूँ अगर यही एहसास हो जाए अज्ञानता तक, अगर दुनिया में कोई भी आदमी इग्नोरेंट है, उसका असर बाकी पर पड़ेगा। और अभी आज की तारीख में तो अरबों लोग काफ़ी अज्ञानी हैं, उनको शिक्षा पूरी नहीं मिल पाती। जो लोग हाई स्कूल से कम शिक्षा पाने वाले लोग हैं, भारत में उनकी संख्या करीब 1.25 अरब के आसपास है। अफ्रीका में उनकी संख्या और भी 1.25 अरब के पास है। चीन का मुझे अभी अंदाज नहीं है, लेकिन मान लीजिए आधी आबादी दुनिया की जो है ऐसी है जिसने हाई स्कूल तक पास नहीं किया है। जो अज्ञानता भी अपने आप में बहुत बड़ा वायरस है, उससे बचने के लिए भी अगर अमेरिका मदद करे इस तरह से। अभी ब्लूमबर्ग साहब ने कहा है कि अमेरिका की जो पब्लिक स्कूल, जो शिक्षा की बात हो रही है, पब्लिक स्कूल अच्छी शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसे मॉडल बनाए जाएं जिससे कि शिक्षा, ऐसे लोग आगे बढ़ें। शिक्षा का सीधा रिश्ता है स्वास्थ्य से। अगर लोग चीज़ों को ठीक से समझेंगे, स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे कि जो संक्रमण जो कोरोना का है, इससे कैसे हम मुक्त हो सकें, वो सोचने की क्षमता रखेंगे। सिर्फ डर के नहीं करेंगे, बल्कि लेकिन करेंगे इसलिए कि वो उनको साफ साफ बातें समझ में आती हैं, तब बात अलग होगी। अब इसमें जो बहुत समझदारी की बात ये करनी पड़ेगी कि आम तौर पे हमारी शिक्षा में शरीर का जो एनाटॉमी के बारे में और बायोलॉजी के बारे में ज़्यादातर बात नहीं की जाती। शायद उसकी बात करने की भी अब ज़रूरत है कि जब बायोलॉजी जो है हमारा जो एक ऐसा विषय हो, उसको लोग समझें और उस पर थोड़ा सा जोर दिया जाए। अभी तक तो वो एक वैकल्पिक विषय है, लेकिन उस पर जो है थोड़ा जोर देना चाहिए कि हम अपने शरीर को और स्वास्थ्य के बारे में समझें, स्कूल समझना शुरू कर दें। तो यानी कि मुझे लगता है कि जो अगले कुछ एक वर्षों में जो शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच में जो रिश्ता है, वो थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, इस तरह से कि लोग अपने शरीर के बारे में, अपने माहौल के बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझें कि किससे बीमारियां होती हैं, फैलती हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि एक तरह से देखिए तो हम अभी तैयार नहीं हो पाए हैं। हम कहते हैं 6 फुट की दूरी हो, लेकिन हवाई जहाज के अंदर सीटों के बीच में कोई दूरी नहीं होती। अब कहते हैं कि हमेशा 6 फुट की दूरी लेके चलिए, लेकिन जब हवाई जहाज में रुकते ही लोग ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे भागते हैं, उसमें कोई दूरी की बात ही नहीं है। सब एक दूसरे से कोहनियाँ टकरा के निकलते रहते। तो हम कितना भी कुछ कह लें, जब तक कि हम उसका एक समग्र नीति उसके नहीं बनाएंगे, तब तक इस तरह की मुश्किलें हमें हमारे सामने आती रहेंगी। समग्र नीति बनाने के लिए कुछ सामाजिक चेतना चाहिए, कुछ शिक्षा चाहिए, कुछ नीति चाहिए। इसके लिए समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा। उसे इस तरह देखना नहीं चाहिए कि एक हम डर गए हैं, एक पैनिक सा खड़ा हो गया है। अगर हम उसको पैनिक की तरह देखेंगे तो जैसे तमाम लोगों ने कहा है, उससे नुकसान होगा अर्थव्यवस्था का, समाज का, और उससे कुछ फायदा ज़्यादा नहीं होगा। तो जो इसे कहते हैं कि नी जर्क रिएक्शन, उससे हमें बचना चाहिए। और जो हमारी जो यातायात की, उड़ान की और तमाम जो नीतियां बन रही हैं, उनमें अगर 6 फुट ज़रूरी है तो ये कोशिश कीजिए कि हवाई जहाज में 3 सीटों में 2 ही लोग बैठे।
जो यानी कि सब मिला के जो हवाई जहाज की कैपेसिटी है, मान लीजिए अभी 140-50 लोगों की होती है, उसमें 30-31 जो लाइनें होती हैं 6-6 की 180 तक पहुंच जाती है मान लीजिए, तो उसकी कैपेसिटी जो है 1/4 हो जाएगी। अब ज़्यादा हवाई जहाज लगाइए, जो भी कीजिए, इस तरह गाड़ी में ऐसा करना पड़ेगा, बसों में ऐसा करना पड़ेगा, तो हमें तैयार होना पड़ेगा। उससे शायद एक सभ्यता की बात बनेगी कि हम लोगों का आदर करना सीखेंगे, लोगों के लिए जगह बनाने की कोशिश करना सीखेंगे। तो कोरोना के काल में हमें कुछ अपने आप के बारे में, अपनी गिरवा में झांकने का एक मौका मिल रहा है। सरकार के पास, हर सरकार के पास ये एक मौका है कि हम अपनी सभ्यता में हर एक दूसरे के इंसान के बारे में कैसे सोचें, उन्हें कैसे सम्मान दें, कितनी दूरी रखें, कैसे आपस में बात करें, उन सब बारे में एक बार फिर सोचना पड़ेगा। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।